अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर्स में हम एफएससी पार्ट 1 जो है इसकी हम क्विक रिवीजन्स पर बात करेंगे। चैप्टर नंबर्स हमारे पास है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की हम रिवीजन करेंगे और एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो डेफिनेशंस है सेट की। अ वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। तो ये हमारे पास सेट की डेफिनेशन होती है। वेल डिफाइन होनी चाहिए, उसके बाद डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन होनी चाहिए और उसके अंदर एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो उनको हम सेट बोलते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है 3 वे टू डिस्क्राइब अ सेट। फर्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, सेकंड हमारे पास जो है वो है टेबुलर मेथड्स, और जो थर्ड हमारे पास है वो है सेट बिल्डर मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स में हम सेट को डिस्क्राइब करके बयान करते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है ना। अगर हम ऐसे लिखें तो फिर हम उसको डिस्क्रिप्टिव मेथड कहते हैं। टेबुलर मेथड्स में हम सेट को एक फॉर्म में लिखते हैं कि s इक्वल है 1 2 3 इस तरह का सेट। और सेट बिल्डर नोटेशन जो है इसमें हम सेट को इस तरह से लिखते हैं कि s जो है हमारे पास एक सेट है जिसमें x टाइप के एलिमेंट हैं, सच डैट x जो है ये लेस देन है 10 से। तो इस तरह से हम कुछ लिखते हैं और देन x हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो इस टाइप से जो हम लिखते हैं उनको हम सेट बिल्डर मेथड कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो इस तरह से है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कार्डिनलिटी और ऑर्डर बोलते हैं। अगर आपके पास कोई सेट ए है, इसमें आपके पास हैं 1 2 3, तो आप देखें कि इसमें सेट ए में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो है आपके पास 3। तो इसकी कार्डिनलिटी उसको आप एन ए से लिखते हो, वो आपके पास आ जाएगी 3। या बाज़ दफ़ा इसको हम ऑर्डर भी बोलते हैं, तो ए का ऑर्डर आपके पास आ जाएगा 3। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है उसमें है अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज़ कॉल्ड सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल ए में अगर आपके पास इस तरह से एक एलिमेंट है जो है 3, तो आप इस ए सेट को सिंगलटन सेट बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है अ सेट विच नो एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट, फाई सेट, या इस तरह से एम्प्टी सेट। आप डिफरेंट स्टाइल है उसको ज़ाहिर करने के। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। फॉर एग्जांपल एक सेट आप लिखें ए, उसमें आप ऐसे लिखें कि कोई भी सेट नहीं है, तो इसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं। अच्छा, तो एम्प्टी सेट के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं कि कोई सेट एम्प्टी कैसे होता है। तो आप देखें एम्प्टी सेट, अगर कोई आपको कहते कि 1 जो नंबर है इससे लेस देन आपने नेचुरल नंबर लिखने हैं, 1 जो है इससे आपने सारे के सारे जो है, ये मैंने थोड़ा उल्ट लिख दिया है, इधर मैं इसको सेट की फॉर्म में लिखता हूँ। तो मैं लिखूँगा n, मेरे पास आ जाएगा इधर सेट n ले लेता हूँ मैं। तो मैं कहता हूँ उस सेट n में वो सारे के सारे x आने चाहिए जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हों, लेकिन उनकी ये प्रॉपर्टी हो उन पर कि वो x जो है वो लेस देन 1 हो। तो आप देखिए नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 1 हैं वो लिखने हैं आपने। तो नेचुरल नंबर्स आपके पास लेस देन 1, तो आपके पास कोई भी नहीं होता, तो ये एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ये वेल डिफाइन भी हो गया कि इस पर एक रूल भी अप्लाई हो गया। ठीक है ना। तो ये देखिए एम्प्टी सेट लोग पूछते हैं वेल डिफाइन कैसे है, तो ये देखिए एम्प्टी सेट वेल डिफाइन कर दिया है हमने। तो वेल डिफाइन भी हो गया, ये रूल इस पे अप्लाई कर दिया है नेचुरल इस एन सेट पर, तो जो कि एम्प्टी है। तो आप ऐसे बयान कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस तरह से है, क्या सेट इज कॉल्ड फाइनाइट इफ इट इज एलिमेंट्स आर फाइनाइट। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हों या डीनोमिनेबल हों तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं। डीनोमिनेबल्स हमारे पास असल में होते हैं ऐसे सेट जो काउंटेबल तो हों लेकिन इनफाइनाइट हों, ठीक है ना। जैसे कि रैशनल नंबर्स का सेट जो है ये काउंटेबल तो है लेकिन है ये इनफाइनाइट, तो इसको हम डीनोमिनेबल बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे सेट जो डीनोमिनेबल हों और फाइनाइट हों उनको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो रैशनल नंबर का सेट भी फाइनाइट सेट होता है। तो चलिए उसके बाद देखते हैं, डीनोमिनेबल्स आर काउंटेबली इनफाइनाइट। दो नेम हैं इसके, यहाँ तो आप इसे डीनोमिनेबल बोलें या काउंटेबली फाइनाइट बोलें। वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, इवन नंबर, रैशनल और फिर से रैशनल और n क्रॉस n। ये इम्पोर्टेंट है, डीनोमिनेबल्स के लिए रैशनल इम्पोर्टेंट है और n क्रॉस n इम्पोर्टेंट है। ये जो होते हैं ये दोनों सेट जो होते हैं ये आपके पास डीनोमिनेबल होते हैं यानी काउंटेबली इनफाइनाइट होते हैं। इसके दो नाम हैं, डीनोमिनेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इस तरह से है कि अ सेट इज़ नॉट फाइनाइट, और सेट फाइनाइट ना हो तो वो इनफाइनाइट होता है। ये तो बहुत इजी बात है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ़ ए जो है ये सबसेट हो जाए बी का और बी जो है ये सबसेट हो जाए ए का, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए इक्वल है बी के। तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स जो है हमारे पास इस तरह से है, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट। दो सेट इक्विवेलेंट होंगे अगर उनके ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल हो जाएं। दो सेट इक्वल होते हैं अगर वो इक्वल होने के लिए एक दूसरे के सबसेट होना ज़रूरी है, और इक्विवेलेंट होने के लिए जस्ट ऑर्डर ही इक्वल होना ज़रूरी है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इक्वल हो जाए ऑर्डर ऑफ बी के तो आप कह सकते हैं कि ए जो है ये इक्विवेलेंट है बी के, फिर आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा उसमें है अ सेट ए इज़ कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। किसी सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे ऑफ बी का इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो प्रॉपर सबसेट हमारे पास जो होता है उसमें हमारे पास ए अगर आप सेट लें तो वो बी के अंदर कंटेन तो कर रहा होता है लेकिन कभी भी ए बी के इक्वल नहीं होता। ये प्रॉपर सेट सबसेट की कंडीशंस है कि वो ए कोई आपके पास सबसेट है वो कंटेन तो कर रहा है बी के अंदर लेकिन वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल ना हो तो उसे हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स है, उसमें है इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है आप देखें, इसमें आपके पास ए जो है ये बी में कंटेन भी कर रहा होता है और साथ में फिर दूसरी शर्त पे ए जो है ये बी के इक्वल भी होता है। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर में आप नाम से याद रख सकते हैं इम्प्रॉपर, दो लफ्ज़ हैं तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आ जाते हैं। एम्प्टी सेट जो है, एम्प्टी इज़ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अ सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट। ऐसा सेट जो कि सारे के सारे सबसेट्स कंटेन करे उसको हम पावर सेट कहते हैं। अ सेट्स कंटेनिंग ऑल सबसेट ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड पावर सबसेट। उसको पी ए सिलेक्ट किया जाता है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑर्डर ऑफ ए, जो ए का ऑर्डर है वो अगर एन हो तो पावर सेट का ऑर्डर आपके पास 2n होगा, ठीक है ना। अगर ए का ऑर्डर आपके पास n हो तो पावर सेट का ऑर्डर 2n होगा। अगर आपके पास एक सेट है ए जिसका ऑर्डर आपके पास है, आप ले लें इधर 3, तो इसके पी ए यानी कि पावर सेट का ऑर्डर आपके पास 2 की पावर 3 आ जाएगा यानी कि 8 आ जाएगा। एमसीक्यूज जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं
जो कि प्रपोजिशंस, नेगेशंस, कंजंक्शंस और उसके बाद डिसजंक्शंस, इम्प्लीकेशंस एंड बाई कंडीशनल से रिलेटेड हैं। इम्प्लीकेशंस का सेकंड नेम जो है वो कंडीशनल भी होता है। तो चलिए इनको समझते हैं। फर्स्ट अगर आप देखें प्रपोजिशन जो लिखी हुई हैं, नेगेशन इसके मुताबिक इसका होता है नॉट, ठीक है ना। इधर ट्रू है तो इधर फॉल्स लिख दिया है, उसके बाद इधर अगर ट्रू है तो इधर फॉल्स आ गया है, फिर इधर फॉल्स आ गया है तो इधर ट्रू आ गया है, फिर से इधर फॉल्स है तो इधर ट्रू आ गया है। ये होती हैं हमारे पास निगेशंस। अब आते हैं हम कंजंक्शंस पर। कंजंक्शंस में हमारे पास क्या होता है, थोड़ा सा इसमें कलर रेड ले लेते हैं। कंजंक्शंस में हमारे पास क्या होता है, कंजंक्शंस में हमारे पास एंड की कंडीशंस होती है, ठीक है ना। यानी दोनों ही दुरुस्त होने चाहिए। इधर ट्रू है तो इधर ट्रू है तो इधर भी ट्रू आ गया। अब देखें ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है ना। ट्रू फॉल्स है तो ये फिर फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। आगे ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। फॉल्स फॉल्स के लिए ये तो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर आप नेक्स्ट देखें डिसजंक्शंस, तो डिसजंक्शंस में आर होता है। आर मतलब कि कोई भी दुरुस्त, एक भी दुरुस्त हो गया तो चलेगा, दुरुस्त है। यानी कि देखें ट्रू ट्रू के लिए इसमें ट्रू ही आता है, फिर ट्रू फॉल्स के लिए भी ट्रू आ जाएगा क्योंकि इधर ट्रू आ गया है, फिर फॉल्स ट्रू के लिए इधर ट्रू आ गया है तो इधर ट्रू आ जाएगा। अब नीचे वाला दोनों ही फॉल्स फॉल्स हैं तो फिर ये तो फॉल्स ही आ जाएगा। तो ये है डिसजंक्शंस। उसके बाद इम्प्लाइज की कंडीशंस हैं। तो इम्प्लाइज की कंडीशंस में अगर आप देखें ये P इम्प्लाइज Q ऐसे लिखा हुआ है, P इम्प्लाइज Q, तो इसमें ये Q की तरफ जो जा रही हैं वो सारी की सारी आपने वो लिखनी है, तो एक को छोड़कर वो आपको मैं बताता हूँ कौन सी है। देखिए P से अगर आप Q की तरफ जाएं तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे, ये P से Q की तरफ ट्रू आ गया तो इधर आपने लिख दिया ट्रू। फिर उसके बाद ट्रू से आप इसकी तरफ आएँ तो आप फॉल्स आ गया तो आपने फॉल्स लिख दिया। फिर आप फॉल्स से ट्रू की तरफ आएँ तो आपने ट्रू लिख दिया। अब ये जो फॉल्स है, फॉल्स से फॉल्स की तरफ आएँ तो अब आपने लिख दिया इधर ट्रू। ये देखिए गलत से गलत की तरफ ये सही है, ठीक है ना। गलत बंदे ने गलत खबर दी तो ये बात ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा ही गलत था तो उसने गलत ही बात बतानी थी, तो ये बात ठीक होती है, ठीक है ना। अगर आपने इनकी डिटेल वीडियो देखनी हो तो वो फिर मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हैं कन्वर्स। P इम्प्लाइज Q हो तो उसका कन्वर्स जो होता है वो होता है Q इम्प्लाइज P। नेक्स्ट है इनवर्स। इनवर्स में आपने मैथमेटिकली सिंबल चेंज करने हैं। कन्वर्स में आपने जो P और Q है इंग्लिश के वर्ड हैं उनको चेंज करना है, ये बात आपने याद रखनी है। कन्वर्स में आपने इंग्लिश के वर्ड चेंज करने हैं P और Q, ठीक है ना। और इनवर्स में आपने, इनवर्स जो है इसमें आपने सिंबल चेंज करने हैं, ठीक है ना, यानी कि साइन चेंज करने हैं, ये याद रखें। उसके बाद है कंट्रापॉजिटिव्स, इसमें दोनों काम करने हैं, सिंबल भी चेंज करने हैं और साथ में साइन भी चेंज करने हैं। आगे वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज ट्रू इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। ऐसी स्टेटमेंट जिसकी तमाम टर्म्स ट्रू हों उसको हम टोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है, काफ़ी ऊपर कर दिया है इसको, इधर देखते हैं। अ स्टेटमेंट विच इज़ ऑलवेज फॉल्स, जो हमेशा फॉल्स होती है उसको हम एब्सोर्डिटी या कॉन्ट्राडिक्शंस कहते हैं। तो ये दोनों ही आपने याद रखने हैं, एब्सोर्डिटी और कॉन्ट्राडिक्शंस। और ऐसे स्टेटमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मरतबा पेपर में पूछा गया है ये वाला। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू डिपेंड करती हैं ट्रूथ टेबल के ऊपर उनको कंटेंजेंसी बोलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। कंटेंजेंसी जो डिपेंड करती हैं ट्रूथ टेबल्स पर, जो वेरिएबल्स पे डिपेंड करती हैं, इन्वॉल्व द वेरिएबल्स। इसमें स्टेटमेंट किस पे डिपेंड कर रही होती है, वेरिएबल के ऊपर यानी ट्रूथ टेबल के ऊपर, तो उसको कंटेंजेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है
ये सिंबल के बारे में है कि इस तरह का जो सिंबल होता है जिसको हम फॉर ऑल बोलते हैं, फॉर ऑल, ठीक है ना। इस ये सिंबल हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है, इसका नाम है यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है ना। तो आगे एक सिंबल हमारे पास इस तरह से होता है, इसको हम देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो ये जो होता है ऊपर वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर और ये एक्सटेंशियल क्वांटिफायर होता है। तो ये दोनों आपने याद रख लेने हैं, ऊपर वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर, नीचे वाला एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी देन एनी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस। कहता है अगर दो नॉन एम्प्टी सेट हों और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट पाई जाए और उस क्रॉस प्रोडक्ट को हम बाइनरी रिलेशंस कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। कहता है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द बाइनरी रिलेशंस इज कॉल्ड डोमेन। जो पहले एलिमेंट होते हैं उसको हम ऐसे, अगर बाइनरी रिलेशन लिखा है 2 3 और फिर लिखा है 7 और 8, तो पहले एलिमेंट जो हैं यानी कि 2 और 7, इनको आप डोमेन का नाम देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास है, कहता है सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द बाइनरी रिलेशन इज रेंज, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट्स हैं 3 और 8, इनको आप रेंज का नाम देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।